पहले आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अच्छे से समझ नहीं आया होगा। अच्छे से अभी समझाते हैं। हो सकता है किसी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो कि सर ये 81 कहाँ से आया, तो उन्हें मैं ये बता दूं, उनके लिए ये कर रहा हूँ। देखिए, और नहीं पता चला तो दोबारा से देख लो, रिवाइंड करके पता चल जाएगा। तो कैसे हैं आप? लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर डिलीवर किया था उसके तहत हमें एक इम्पॉर्टेंट फीडबैक रिसीव हुई है। फीडबैक यह है कि बोर्ड के ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ने से ज़्यादा चीज़ें विजिबल नहीं हो पाई, जिससे स्टूडेंट्स कुछ भी क्या लिखा है ये देख नहीं पाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट फीडबैक हमने नोट कर ली है और इसके ऊपर आज वर्क किया गया है। आई होप आज मैं जो भी इस बोर्ड के ऊपर लिखूंगा आपको वो दिखाई देगा। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो पिछला लेक्चर था वो बिल्कुल ही यूजलेस हो गया। उसमें जो जो कुछ भी बोर्ड के ऊपर लिखा गया था वो साथ में डिक्टेट करके बोला भी गया था। आप चाहो तो जा करके सुन सकते हो और सुन करके लिख सकते हो। इतने छोटे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं हो कि आपको देखना पड़े जो जो भी लिखना है। वो लेक्चर जा करके सुनिए और उसमें से जो जो कुछ बोला गया है साथ में नोट करिए। मैंने ये भी बताया है कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 15.1 एक्सरसाइज हमने उस दिन शुरू कर ली थी। आज 15.1 खत्म करने की कोशिश करेंगे। 15.1 के पहले 5 या 6 क्वेश्चन आई गेस हो गए थे। देखते हैं कितने हो गए, आगे से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? हमें यहाँ पे गिवन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो इवेंट यहाँ पे क्या है? हैविंग द सेम बर्थडे। और उन्होंने गिवन क्या दिया है? नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो मतलब एक्सरसाइज अगर 15.1 हम लेकर के चल रहे हैं, इसका 7th क्वेश्चन है, इसके सोल्यूशन में आप पहली लाइन क्या लिखोगे? गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज इक्वल टू 0.992। और इसके बाद क्या लिख लोगे? लेट इवेंट ई बी हैविंग बर्थडे ऑन सेम डेट या सेम डे। ये आपको भले ही दिख नहीं रहा लेकिन सुन तो रहा है ना, तो सुनिए ध्यान से। लेट इवेंट ई बी हैविंग बर्थडे ऑन सेम डे। तो गिवन क्या है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द सेम बर्थडे वो कितनी गिवन है? P ऑफ E नॉट इज इक्वल टू 0.992। इवेंट के ऊपर बार डाल दिया, मतलब E नॉट। इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है। अब वो वाला रिजल्ट याद करिए जिस रिजल्ट के तहत हम क्या कहते थे कि इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, एज इट इज लिख लीजिए, प्लस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी उन्होंने गिवन दी है 0.992 इज इक्वल टू 1। अब इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी एज इट इज इसी तरफ, बाकी दूसरी तरफ ले जाइए। कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.992। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.008। ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ जाएगी। और इवेंट क्या था? हैविंग द बर्थडे ऑन सेम डे। और यही उन्होंने पूछा था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो क्या लिखोगे लास्ट लाइन? द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे इज इक्वल टू 0.008। ये आपका आंसर है जी। 8th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, पहले नंबर पे रेड बॉल और दूसरे नंबर पे नॉट रेड बॉल। तो हमारे पास गिवन क्या है? 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। और फिर हमने बैग में से रैंडमली कोई भी एक बॉल बाहर निकाल ली बिना देखे। वो पूछ रहे हैं फाइंड करिए प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल टेकन आउट विल बी रेड बॉल। तो हमारे पास पहले तो ये देखिए सोल्यूशन में क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आप लिख लेना। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 3 रेड बॉल प्लस 5 ब्लैक बॉल्स। तो कितनी हो गई? 3 + 5 8 बॉल्स। टोटल 8 बॉल्स हो गई हमारे पास। और पहले नंबर पे प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करनी है? रेड बॉल के आने की। तो मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई? इज इक्वल टू 3। और हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये लिख लेना आप, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल कितनी है? 3 और टोटल कितनी है? 8। तो रेड बॉल के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी 3 डिवाइडेड बाय 8 होगी।
इतना पता चल गया जी। अब इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, उन्होंने पूछा है नॉट रेड, रेड ना हो। अब फिर से वही वाला रिजल्ट यूज कीजिए, इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर प्लस कर दे तो आंसर कितना आएगा 1। अब इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड मतलब रेड के ऊपर बार इज इक्वल टू, ये दोनों को प्लस कर दे तो आंसर आएगा 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड एज इट इज, ये 3/8 इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर के माइनस। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बार इज इक्वल टू 1 - 3/8। इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 - 3/8, ये कितना आ जाएगा 5/8। ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर दिखा नहीं, सुन तो रहे हैं ना, 5/8 लिखिए, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए रेड बॉल। जी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन में वो कह रहे हैं ए बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be firstly red, secondly white and thirdly not green? इसमें जो फर्स्ट 2 पार्ट्स है ना कि रेड एंड व्हाइट, वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो आप खुद से कर सकते हो। जो तीसरा पार्ट है वो मैं करवा देता हूँ। तो देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखोगे 9th क्वेश्चन के सोल्यूशन में, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने आ जाएंगे, 5 तो रेड वाले हैं प्लस 8 व्हाइट वाले हैं और प्लस 4 ग्रीन वाले हैं। तो 8 + 5 13, 13 + 4 इज इक्वल टू 17। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल 17 आ गए, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 17 आ गए। अब थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है कि वो ग्रीन ना हो, तो ग्रीन ना पता करने के लिए हम पहले ग्रीन हो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मार्बल टेकन आउट टू बी ए ग्रीन मार्बल, ये लिखना है ऐसे, the probability of the marble taken out to be a green marble is equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes। number of favorable मतलब जितने number of green marbles बैग में हैं, और कितने number of green marbles हैं बैग में 4 divided by total number 17। तो मतलब अगर वो वाली probability के मार्बल ग्रीन हो, वो कितनी आ गई 4 divided by 17। हमें कैलकुलेट कौन सी करनी थी कि ग्रीन ना हो। अब होने की प्रोबेबिलिटी 4 divided by 17 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4 divided by 17 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल टू बी नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल टू बी नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1 - 4 divided by 17 इज इक्वल टू 17 - 4 divided by 17 इज इक्वल टू 13 divided by 17। ये आपका आंसर है। इसके बाद जो 10th और 11th क्वेश्चन है वो भी आप खुद से कर सकते हो, वो आपके लिए छोड़े गए हैं। हम यहाँ पे 12th क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। तो चलिए 12th क्वेश्चन समझते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि आपके पास एक स्पिनिंग व्हील है जिसके ऊपर एक एरो लगा हुआ है, और वो स्पिनिंग व्हील रैंडमली कभी भी रुक सकता है, और जब भी वो रुकेगा एरो किसी एक नंबर पे आकर के रुकेगा। स्पिनिंग व्हील के ऊपर ये 8 नंबर लिखे हुए हैं, वो कौन से नंबर है ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्पिनिंग व्हील जब भी कभी रुकेगा तो उसके ऊपर जो एरो बना हुआ है वो इनमें से किसी एक नंबर के ऊपर पॉइंट करेगा। ये हमारा इवेंट है। अब आगे देखिए उन्होंने पूछा क्या है, वो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो विल पॉइंट एट नंबर 8। एरो 8 के ऊपर आकर के रुकेगा। 8 कितनी बार बना हुआ है देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 8 तो सिर्फ एक ही बार आ रहा है। तो मतलब हमारी सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, सिर्फ और सिर्फ 1, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, ये सारे के सारे 8। तो फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एरो टू रेस्ट एट 8 इज इक्वल टू 1 divided by 8। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एन ऑड नंबर, एरो किसी ऑड नंबर के ऊपर आकर के रुके। तो इनमें से ऑड कौन से हैं, 1 2 3 4, 1 3 5 एंड 7। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए सेकंड पार्ट में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8। तो कितना आंसर आ गया 1 divided by 2। थर्ड पार्ट का आंसर, ए नंबर ग्रेटर देन 2, कोई भी नंबर हो जो ग्रेटर देन 2 हो, 2 से बड़ा, 2 से बड़ी कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ गई 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब 3 divided by 4। एंड इसके आगे नंबर लेस देन 9, कोई भी नंबर जो 9 से छोटा हो, 9 से छोटे तो ये सारे के सारे ही हैं। तो मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स सारी हो गई, मतलब कितनी हो गई 8 डिवाइडेड बाय टोटल वो भी 8 इज इक्वल टू 1। ये आ गया फोर्थ का आंसर, ये था थर्ड का।
13th क्वेश्चन, ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। 13th क्वेश्चन में वो कह रहे हैं प्राइम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए। पहले तो आप ये पता करोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑन डाइस 1 2 3 4 5 6 ही होती हैं। जिन्हें नहीं पता डाइस का मतलब वो जो जिसके साथ लूडो खेलते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 हो गई। उन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी पता करिए कि एक प्राइम नंबर आए। अब इनमें से प्राइम कौन है मुझे पता है, यादों को पता नहीं है इनमें से प्राइम कौन है। देखिए जी, एक 2 प्राइम है, एक 3 प्राइम है और एक 5 भी प्राइम है। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने हो गए 3। तो मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो कितनी है 6। तो मतलब प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी 3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। तो लिखोगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या जी, अब इसके आगे ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच नंबर आए वो वाला। 2 और 6 के बीच कितने नंबर आते हैं 3 4 एंड 5, मतलब 3, टोटल 3 1 2 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। इसका आंसर भी 1 डिवाइडेड बाय 2। और इसके आगे एन ऑड नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द गिवन नंबर शुड बी एन ऑड नंबर। इनमें से ऑड कौन से नंबर है, एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है। ये भी टोटल कितने हो गए 3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, इसका आंसर भी 1 बाय 2। अब इसे लिखना कैसे है वो आपको पता है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। उसके बाद फेवरेबल कितने हैं 3, नो, टोटल 6 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। 14th क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं ये अज्यूम नहीं करूंगा कि सारे स्टूडेंट्स को कार्ड्स वाली गेम खेलनी ऑलरेडी आती होगी, जिसे हम हिंदी में ताश भी कह देते हैं। तो इसलिए मैंने उसकी बेसिक नॉलेज जो आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो यहाँ पे लिख दी है। इसे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। आपको जो जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगे आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना, और जिन्हें सब कुछ पहले से पता है वो चाहे ना करें, ठीक है जी। तो ध्यान दीजिए, जो हमारे कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स टोटल होते हैं एक डेक में, मतलब ताश में 52 कार्ड्स होते हैं। वो अलग अलग तरह के होते हैं, वो 4 तरह के होते हैं 52 कार्ड्स। जो पहली टाइप है उसे हम बोलते हैं क्लब, इसका साइन सिंबल ये होता है और इसका कलर ब्लैक होता है। इस क्लब के टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। इसके आगे ये वाला सिंबल इसे बोलते हैं स्पेड, ये भी ब्लैक कलर का होता है और इसके भी टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। 13 + 13 टोटल कितने हो गए 26 हो गए अभी तक। अब इसके आगे रेड कलर के कार्ड आ जाते हैं। रेड कलर में जो फर्स्ट है, जो जिसके ऊपर हार्ट का सिंबल बना होता है, इसके 13, और उसके आगे ये वाला सिंबल इसे डायमंड बोलते हैं, इसके भी 13। तो ये भी टोटल कितने हो गए 26। मतलब 26 कार्ड्स ब्लैक कलर के और 26 कार्ड्स रेड कलर के। टोटल कितने हो गए 52, इन्हें मिला करके 26 ये और 26 ये, टोटल 52 हो गए। अब इसके आगे जो एस कार्ड है, मतलब जिसके ऊपर ए लिखा हुआ होता है, एस, उसे हम एस बोलते हैं, जिसके ऊपर ए लिखा हुआ होता है। एक एस स्पेड का, एक एस क्लब का, एक एस हार्ट का और एक एस डायमंड का, चारों का एक एक एस होता है जिसके ऊपर ए लिखा होता है, लेकिन उस पर फोटो कोई भी नहीं बनी होती। अब इसके बाद आते हैं फोटो वाले कार्ड, या जिसे हम फेस कार्ड भी बोल देते हैं। उसके ऊपर फोटो बनी होती है, इसलिए हम उसे कह देते हैं ये फेस वाले कार्ड है। फेस वाले कौन कौन से हैं, ईच टाइप के, हर एक टाइप के। जैसे ये पहले क्लब को कंसीडर करते हैं, के होगा मतलब किंग, क्वीन एंड जैक, ये तीनों फेस कार्ड्स हैं। ये तीनों फेस कार्ड्स क्लब के, ऐसे ही तीनों फेस कार्ड्स स्पेड के, मतलब किंग, क्वीन एंड जैक, इन तीनों कार्ड्स के ऊपर फोटो बनी होगी। ऐसे ही ये तीनों हार्ट के, किंग, क्वीन एंड जैक। फिर से ये तीनों डायमंड के, किंग, क्वीन एंड जैक। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो गए 3 इसके, 3 इसके 6, 3 इसके 6 एंड 3 इसके 6, 3 6 9 12। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो गए 12। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं पता तो आप साथ साथ में नोट करते जाओ वीडियो को पॉज करके। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स 12 हो गए। टोटल नंबर ऑफ एस, मतलब ए वाले कितने हमारे पास 4। तो चलिए इतनी इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन में देखिए उन्होंने क्या पूछा आपसे। वो कह रहे हैं ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। हमें किंग चाहिए और वो किंग रेड कलर का होना चाहिए। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ किंग्स कितने हैं, हर एक टाइप का एक एक किंग होता है, तो टोटल नंबर ऑफ किंग्स 4 हो गए। लेकिन उन्होंने कहा रेड कलर का चाहिए, तो रेड कलर के किंग कितने हैं, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 है, एक हार्ट का और एक डायमंड का।
तो मतलब हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52 डिवाइडेड बाय 52, तो मतलब आंसर कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 26। अब इसे लिखना कैसे है, probability of getting a red king is equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes is equal to 2 divided by 52 equal to 1 divided by 26। अब इसके आगे ए फेस कार्ड, कितने कार्ड्स के ऊपर फेस बना होता है वो मैं अभी बता के हटाऊं आपको, 12 डिवाइडेड बाय 52 मतलब 3 डिवाइडेड बाय 13। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हो अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से ध्यान से समझी हुई है। फोर्थ क्वेश्चन है जैक ऑफ हार्ट। मैंने बोला था जैक हर एक टाइप का एक एक होता है और हार्ट का जैक कितने हुए वो भी एक, तो मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52, तो आंसर कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 52। इसके आगे एक कार्ड हमने रैंडमली ड्रॉ किया, प्रोबेबिलिटी पता करिए कि वो स्पेड का है या नहीं है। स्पेड के टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 13 एंड वैसे डेक में टोटल कार्ड्स कितने 52, तो 13 डिवाइडेड बाय 52। एक क्वीन ऑफ डायमंड्स, ये भी आप कर ही लोगे। 14th क्वेश्चन के बाद अब हम 17th क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। जो 15th और 16th क्वेश्चन है वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, और अगर 15th क्वेश्चन आपसे खुद से सॉल्व नहीं हो रहा तो मतलब इसका मतलब आपने 14th क्वेश्चन अच्छे से नहीं सुना, तो प्लीज उसे अच्छे से सुनिए, 15th क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और 16th अगर नहीं हो रहा तो ये 17th अच्छे से सुनिए, 16th भी हो जाएगा। 17th में वो क्या पूछ रहे हैं, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, मतलब 20 बल्ब्स में से 4 डिफेक्टिव्स हैं। 4 कितने हैं डिफेक्टिव्स, अगर 20 में से 4 डिफेक्टिव हैं तो मतलब सही कितने हैं जो अच्छे से वर्क करेंगे, 20 - 4 इज इक्वल टू 16। चलिए अब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब आगे देखिए उन्होंने क्या कहा, 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द लॉट। इस लॉट में से 20 बल्ब्स वाले लॉट में से एक बल्ब रेंडमली उठा लिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, उस बल्ब के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सोल्यूशन में पहले क्या लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बल्ब टू बी डिफेक्टिव इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि वो बल्ब डिफेक्टिव होना चाहिए, और डिफेक्टिव कितने बल्ब दिए उन्होंने हमारे पास 4, तो क्या लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल कितने थे डिफेक्टिव प्लस नॉन डिफेक्टिव 20, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं, ये ध्यान से सुनना। सेकंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव। सपोज कीजिए कि हमने पहली बार में जो बल्ब ड्रॉ किया वो डिफेक्टिव नहीं था, मतलब वो सही से काम करने वाला था, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, उसे निकालने के बाद हमने वापस से रखा भी नहीं, मतलब एक बल्ब हमने ऐसा उठा लिया जो कि डिफेक्टिव नहीं था, मतलब अच्छे से काम करने वाला था, और अच्छे से काम करने वाले कितने थे 16। अब 16 में से एक बाहर निकाल लिया तो कितने बच गए, 16 - 1 इज इक्वल टू 15, क्योंकि हमने वापस नहीं रखा ना तो 15 बच गए। अब हमारे पास 15 बल्ब ऐसे हैं जो कि वेल वर्किंग है। उसके बाद आगे देखिए, नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब ऐसा करने के बाद एक बल्ब और निकाला रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। जो दूसरी बार बल्ब निकाला प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए कि वो डिफेक्टिव ना हो, ठीक है जी। जो दूसरी बार हमने बल्ब निकाला उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि वो डिफेक्टिव ना हो, तो क्या लिखोगे, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब उसके डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ बल्ब्स थे जो डिफेक्टिव नहीं थे 15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। अब टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स यहाँ पे 20 नहीं है, 20 मत लिख लेना क्योंकि हमने एक निकाल करके बाहर रख लिया, वापस नहीं लिखा। तो टोटल कितने हो गए थे 19 हो गए थे, 15 डिवाइडेड बाय 19, ये आपका आंसर आएगा। 18th क्वेश्चन समझिए ध्यान से। 18th क्वेश्चन में वो आपसे कह रहे हैं कि आपके पास एक बैग है जिस बैग के अंदर डिस्क्स पड़ी हुई हैं, और उस हर एक डिस्क के ऊपर एक एक नंबर मार्क किया गया है, और वो नंबर कहाँ तक जा रहा है 1 से शुरू होकर के 90 तक जा रहा है। मतलब बैग के अंदर टोटल 90 डिस्क्स हैं और हर एक के ऊपर एक एक नंबर मार्क किया हुआ है। अब वो आपसे जो पूछ रहे हैं कि एक डिस्क हमने रेंडमली उस बॉक्स में से बाहर निकाली, कैलकुलेट करिए कि उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उस डिस्क के ऊपर एक 2 डिजिट वाला नंबर मेंशन्ड हो, ठीक है जी।
तो हमारे पास क्या लिखेंगे, पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 90। अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या है कि उस डिस्क के ऊपर 2 डिजिट वाला नंबर लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 डिजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 90। 1 से लेकर के 90 के बीच 2 डिजिट वाले कितने नंबर हैं? 1 से लेकर के 90 के बीच 2 डिजिट वाले 90 माइनस 9 इज इक्वल टू 81 नंबर है। हो सकता है किसी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो कि सर ये 81 कहाँ से आया है, तो उन्हें मैं ये बता दूं, उनके लिए ये कर रहा हूँ। देखिए 1 से लेकर के 90 तक जब हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 10 आ जाता है, फिर अप टू सो ऑन 90 जाता है। तो 1 से लेकर के 9 तक ये सारे जो नंबर हैं, इनके ऊपर सिंगल सिंगल नंबर से इन्हें मार्क किया गया है। तो ये 1 डिजिट वाले नंबर है, क्योंकि एक ही नंबर आ रहा है 1 2 3। लेकिन इसके आगे जो नंबर है 10 11 12 13 में देखिए 2 डिजिट आ गए, 1 और 3। इसके 78, इसमें भी 2 डिजिट आ गए, 7 एंड 8। इसके आगे 58, इसमें भी 2 डिजिट आ गए, 5 एंड 8। तो ये सारे 2 डिजिट वाले हैं, ठीक है। तो 90 में से टोटल 1 डिजिट वाले कितने हो गए, 1 से लेकर के 9 तक, ये कितने, 9। तो हमने 90 में से 1 डिजिट वाले माइनस कर दिए 9, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट वाले 81 नंबर आ गए। तो ये हमारी फेवरेबल आउटकम हो गई, क्योंकि हमें 2 डिजिट वाला नंबर चाहिए ना जब हम डिस्क बाहर निकालें। तो मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 81 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 90। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई कि वो डिस्क के ऊपर 2 डिजिट वाला नंबर हो, इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 90। इसे और भी ज्यादा आप कटिंग कर सकते हो, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, 9 डिवाइडेड बाय 10। अब इसके आगे अगला पार्ट क्या कह रहा है, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो भी आप डिस्क बाहर निकालो उसके ऊपर जो नंबर आए वो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर पहले वो कौन होते हैं ये समझ लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर वो वाले नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर रूट करने पे हमें एक प्रॉपर होल नंबर मिल जाए। जैसे अगर 4 का हम स्क्वायर रूट करें तो हमें हमारे पास 2 आता है, लेकिन अगर 5 का स्क्वायर रूट करें तो हमारे पास कोई नंबर नहीं आता। होल नंबर तो बिल्कुल नहीं आता, बाकी हो सकता है कोई आ जाए होगा। या फिर इसे ऐसे भी मार्क कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर उसे कहते हैं जिसे 2 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 into 3, 16 इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 into 4, 25 इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 into 5। तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर वो वाला नंबर जिसे 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सके या फिर स्क्वायर में लिखा जा सके। 5 into 5 ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब वो कह रहे हैं पता करिए कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम जो डिस्क बाहर निकाले उसके ऊपर जो नंबर आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। मतलब हमारे पास फेवरेबल आउटकम जब हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे, वो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। तो मतलब हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए, पहले नंबर पे तो 1, फिर 4, 9, 16, 25, 36, 49, 88 या 64, 99 या 81। तो ये सारे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 9, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 90। 9 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10। ये आपका आंसर आ गया। अब इसके आगे और क्या पूछा उन्होंने, ए नंबर डिविजिबल बाय 5। 1 से लेकर के 90 तक वो वाला नंबर आना चाहिए जो 5 से डिविजिबल हो, उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। 5 से 1 से लेकर के 90 तक वो सारे नंबर लिख लीजिए जो 5 से डिवाइड होते हैं। पहले नंबर पे तो 5 होता है, फिर 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 एंड 85 एंड 90। तो अब कैलकुलेट करिए जी टोटल कितने नंबर बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये टोटल 18 नंबर बन गए। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ गई, 18, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी थी, 90। तो 18 डिवाइडेड बाय 90 आपका आंसर आ गया जी। इसके आगे 19th क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं और 20th क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, देख लीजिए। 20th क्वेश्चन में आपके सामने ऐसे एक फिगर बनाई हुई है, एक रेक्टेंगल और उसके बीच एक सर्कल, और वो कह रहे हैं कि रेक्टेंगल की लेंथ 3 मीटर गिवन है और रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है वो 2 मीटर है, और ये जो सर्कल है इसका डायामीटर 1 मीटर है।
वो कह रहे हैं एक डाइस हमने रैंडमली थ्रो करी, कैलकुलेट करिए कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो डाइस इस सर्कुलर रीजन के अंदर लाई करे। मतलब जब हम यहाँ पे डाइस फेंकेंगे वो डाइस इस सर्कुलर रीजन के अंदर गिरे, इस पूरे के पूरे टेबल के ऊपर ना गिरे। हम इस चीज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले देखेंगे कि पूरा ये एरिया कितना है, और उसके बाद देखेंगे वो वाला एरिया कितना है जहाँ पे हम चाहते हैं कि डाइस गिरे, वो वाला एरिया ये वाला। मतलब हम सर्कल का एरिया भी फाइंड करेंगे और हम ये पूरी की पूरी रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन में पहले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। अब एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर हमारे पास रेडियस होता है, लेकिन उन्होंने रेडियस नहीं दिया, उन्होंने हमें डायामीटर बताया है 1, और डायामीटर कितना होता है 2r। डायामीटर रेडियस का डबल होता है, और अगर हमें रेडियस फाइंड करना हो तो ये वाला डबल हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर के डिवाइड, तो d डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू r। अब फॉर्मूले में r की वैल्यू फिल करेंगे, पाई r की वैल्यू कितनी है, d डिवाइडेड बाई 2, ऊपर स्क्वायर हो रखा है। अब देखिए आगे पाई, d की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर, मतलब पाई 1 का स्क्वायर मतलब 1 और नीचे 4 आ गया मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सर्कल का एरिया आ गया, और ये एरिया वो है जो हमारा फेवरेबल एरिया है, मतलब हम चाहते हैं कि इसके अंदर डाइस गिरे। प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस टू लैंड इन सर्कुलर रीजन इज इक्वल टू एरिया फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। फेवरेबल एरिया कितना है, पाई डिवाइडेड बाय 4, एंड टोटल एरिया कितना है 6, तो मतलब पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6 इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 24 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। मीटर स्क्वायर चाहे ना लिखिए क्योंकि ये यूनिट्स एरिया की नहीं है। 21st क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, तो इसलिए आपके लिए छोड़ दिया गया है। हम यहाँ पे 22nd क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड इट इज मोस्ट प्रोबेबली कि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिक वाला है, तो इसे ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए वो पूछ क्या रहे हैं। 22nd क्वेश्चन में वो कह रहे हैं 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। हमने 2 डाइस सेम टाइम पे थ्रो करी। अब उसके बाद वो कह रहे हैं राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। सारी पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं हमें वो लिखनी है, मतलब हमें इसकी सैंपल स्पेस लिखनी है। और उसके बाद वो पूछ रहे हैं एंड कंप्लीट द टेबल। नीचे एक टेबल बनाया हुआ है, वो टेबल भी कंप्लीट करना है। तो पहले जब हमने 2 डाइस थ्रो करी, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकती है। तो पहले तो ये देखिए, फर्स्ट डाइस पे मान लीजिए 1 आ गया एंड सेकंड पे भी 1 आ गया, एक तो ये आउटकम हो सकती। दूसरी, फर्स्ट पे 1 आ गया लेकिन सेकंड पे 2 आ गया। तीसरी, फर्स्ट पे 1 ही आया सेकंड पे 3 आ गया। ऐसे ही फोर्थ, फर्स्ट पे 1 आया लेकिन सेकंड पे 4 आ गया। फिर 1 5, ऐसे ही करके 1 6। ये 6 आउटकम्स हो सकती हैं। इसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है फर्स्ट पे 1 ना आए, फर्स्ट पे 2 आ जाए, सेकंड पे 1 आ जाए, फिर फर्स्ट पे 2 आ जाए, सेकंड पे 2 आ जाए, फिर फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 3, ऐसे ही कर करके 2 4, 2 5, 2 6। अब हो सकता है फर्स्ट पे सेकंड ना आए, फर्स्ट पे 3 आ जाए, ऐसे ही करके नीचे को भी ऐसे ही बन जाएगा। तो ये सारी की सारी पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हो सकती हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ कितनी पॉसिबल आउटकम्स है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 36 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास हो सकती हैं। अब हम देखेंगे कि अगला उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है। वो कह रहे हैं राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। जी हमने लिख ली। एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल में क्या कह रहे हैं, इवेंट। इवेंट क्या है कि सम ऑफ 2 डाइस, दोनों डाइस के ऊपर सम आए। जैसे ये 1 1 आया अगर, तो इनका सम कितना हो गया 2, और अगर 1 2 आया तो सम कितना हो गया 1 + 2 3, और अगर जैसे ऐसे रेंडमली उठा लो 3 4 आ गया, पहली डाइस के ऊपर 3 आया, दूसरी डाइस के ऊपर 4 आया, तो इनका सम कितना हो गया 3 + 4 = 7। अब देखिए टेबल में वो कह रहे हैं कि सम हमारे पास 3 आए, 3 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो पहले तो देखिए 3 सम कैसे कैसे बनेगा। एक तो 1 2, 1 + 2 3 बन जाएगा जी। हाँ जी, तो मतलब हमारे पास कितनी फेवरेबल आउटकम आ गई, एक हो गई, ठीक है।
और किस तरीके से 3 बन सकता है? 2,1 भी तो 3 बन सकता है। पहली पे 2 आ जाए, दूसरी पे 1, 2 + 1 ये भी 3 बन रहे। मतलब एक और आउटकम आ गई जो हमारी फेवरेबल है। इसके अलावा और कोई भी आउटकम उठा लीजिए, 3 सामने बनेगा। तो मतलब 1 + 1 कितनी होगी हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 2। टोटल कितनी आउटकम्स हैं? 36। तो 2 डिवाइडेड बाय 36 ये आपका आंसर आएगा उस टेबल में, जैसे जहां पे वो पूछ रहे हैं सम 3 आना चाहिए। और इसके बाद वो आगे पूछ रहे हैं कि सम 4 आना चाहिए। मतलब दोनों डाइस का मिला करके सम 4। तो वो कौन सी आउटकम बन गई? एक तो ये 1,3 क्योंकि 1 + 3 4 होता है। एक तो ये हो गई, हमारे पास एक फेवरेबल आउटकम आ गई जी। इसके बाद और ये 3,1 इससे भी 4 सम बनेगा। मतलब हमारे पास एक और आ गई, 2 हो गई टोटल। और सम 4 ये 2,2 इससे भी तो 4 सम बन सकता है, 2 + 2। हाँ जी, इसके अलावा और नहीं कोई भी आएगी जिससे 4 बनेगा, यही आएंगी। तो टोटल कितनी हो गई? 1 2 3। हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 36 4 के नीचे। ऐसे ही करके आगे सारा टेबल की किया हुआ है, वो सारा टेबल आप खुद से फिल कर सकते हो। ये अगर आपको पता चल गया, और नहीं पता चला तो दोबारा से देख लो रिवाइंड करके, पता चल जाएगा। और फिर भी ना पता चले तो मैसेज कर देना, तो फिर आकर के पर्सनली समझा देंगे। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं, स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, therefore each of them has a probability 1 divided by 11. Do you agree with this statement? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट ने क्लास में से ये क्वेश्चन किया कि जब हम सम को कंसीडर करते हैं, जब हम सम वाला वो टेबल कंसीडर करते हैं, तो उसके ऊपर टोटल 11 पॉसिबल बॉक्सेस बने हुए हैं। मतलब सम 11 वेज में आ सकता है, या तो 2 आएगा, या 3, या 4 5 6 अप टू 12 तक। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हमारे पास 11 है, और वो उन बॉक्सेस को टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स समझ रहा है। जब हमने डाइस रोल करी तो वो समझ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हो गई? 11। तो कह रहे हैं अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 11 है तो हर एक सम के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 1 डिवाइडेड बाय 11। कहते क्या ये सही स्टेटमेंट है या नहीं? सही स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे एस्टैब्लिश करोगे? क्योंकि एक पर्टिकुलर सम के आने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक नहीं है। जैसे आप मान लीजिए आपको सम चाहिए 6, तो 6 कैसे आ सकता है? या तो 3,3 आ जाए, एक वे कौन सा है? 3,3, दूसरा 4,2, तीसरा 2,4, चौथा 5,1, या फिर 1,5। तो सम अगर हमें 6 चाहिए, हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 आउटकम्स आ सकती हैं। तो इन पांचों में से कोई भी आ जाए, हमारे पास सम 6 बन जाएगा। तो एक सम आने के लिए हमारे पास मल्टीपल वेज ओपन हो रहे हैं, और जहां पे मल्टीपल वेज ओपन हो रहे हैं, हम सारी की प्रोबेबिलिटी जनरलाइज्ड वे में ऐसे नहीं कह सकते कि 1 डिवाइडेड बाय 11, क्योंकि ये 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनी? कैलकुलेट करिए। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। तो 5 को 36 के साथ डिवाइड करिए, क्या 1 डिवाइडेड बाय 11 बना? नहीं बना। ऐसे ही जब हम 7 का करेंगे, 8 का, 9 का, किसी का भी नहीं बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 11। तो ये मतलब हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई, ये जनरलाइज्ड वे में दी गई स्टेटमेंट है। हमने बारीकियों को इग्नोर किया, इसलिए हम इस स्टेटमेंट तक पहुंचे। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि हम जनरल वे में ऐसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें पर्टिकुलर वे में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी, एक एक नंबर को और एक एक पॉसिबल आउटकम को टारगेट करके। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, उसमें वो कह रहे हैं एक गेम कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक गेम ऐसी है जिसमें हम 1 रुपये के कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे, और जो हनीफ है वो गेम तब जीतेगा अगर तीनों टॉसेस में रिजल्ट सेम आए। मतलब अगर फर्स्ट टॉस में हेड आया तो फिर अगली 2 टॉसेस में भी हेड हेड ही आना चाहिए, तब वो जीतेगा। और अगर फर्स्ट टॉस में टेल आ गया तो फिर अगली दोनों टॉसेस में भी टेल टेल आना चाहिए, तब वो जीतेगा। अगर रिजल्ट डिफर कर गया पहली बार के बाद तो फिर वो गेम जीत नहीं पाएगा। तो कैलकुलेट करिए कि उसके जीतने की या हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। उन्होंने कहा कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो पहले आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अच्छे से समझ नहीं आया होगा, अच्छे से अभी समझाते हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 23, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया। तो मान लीजिए पहली बार जब टॉस किया तो हेड आया, दूसरी बार फिर से हेड, तीसरी बार फिर से हेड, ये एक आउटकम हो गई। दूसरी, पहली बार हेड आया, दूसरी बार फिर से हेड आया, लेकिन तीसरी बार टेल आ गया, ये दूसरी आउटकम।
ऐसे ही तीसरी, पहली बार हेड आया, फिर दूसरी बार टेल आ गया, फिर तीसरी बार फिर से हेड आ गया। और चौथी आउटकम, पहली बार टेल आ गया, फिर हेड, फिर हेड, ये 4 हो गई। फिर पहली बार हेड, फिर टेल, फिर टेल, उसके बाद टेल, हेड, टेल, फिर टेल, टेल, हेड एंड टेल, टेल, टेल। इसके अलावा और कोई भी आउटकम नहीं हो सकती। टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आउटकम्स हो गई। और हनीफ जीतेगा कब? जब तीनों में सेम रिजल्ट आएगा, मतलब या तो तीनों में हेड 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 आए या फिर तीनों में टेल 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 आए। तो मतलब हनीफ के अगर जीतना हो तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई? 2। और अगर हनीफ को हारना हो तो हारने की फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? ये 2 छोड़ दो, बाकी सारी कर लो कलेक्ट। 1 2 3 4 5 6। तो मतलब probability that the Hanif will lose the game is equal to number of favorable divided by total। और हारने के फेवरेबल में कितने हैं? 6। टोटल कितने हैं? 8। तो मतलब 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3 नहीं, 2 डिवाइडेड बाई 3 नहीं आएगा। 6 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा आंसर आएगा। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, उसमें वो पूछ रहे हैं A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? कहते एक डाइस को 2 बार फेंका गया, कैलकुलेट करिए प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 5 एटलीस्ट एक बार तो आ जाए, 5 will come at least either time। तो जब हम डाइस को रोल करते हैं, हमने पहले वो क्वेश्चन किया था, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी बनी थी? इज इक्वल टू 36। अब इसके बाद कैलकुलेट करेंगे वो वाली आउटकम जिनमें 5 एटलीस्ट 1 बार तो आ जाए, 5 comes up at least either time। तो वो वाले आउटकम्स कौन से हैं? 5, 1, 5, 2, पहली डाइस पे 5, दूसरी पे 3, 5, 4, फिर दोनों पे 5, फिर 5, 6 और 1, 5, ये भी तो बनती है, पहली पे 1, दूसरी पे 5, फिर 2, 5, फिर 3, 5, फिर 4, 5, 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो फिर 6, 5। ये वो वाली आउटकम्स है जिनमें एटलीस्ट एक बार तो 5 आता ही आता है। ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मतलब हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल कितनी हो गई? 11 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। तो मतलब प्रोबेबिलिटी दैट 5 कम्स अप एटलीस्ट ईदर टाइम, मतलब एटलीस्ट एक बार तो आ जाए, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई? 11 डिवाइडेड बाय 36। अब आगे क्या पूछा उन्होंने? 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, मतलब एक भी बार 5 ना आए, और एक भी बार 5 ना आए, और एक भी एटलीस्ट एक बार 5 आए। क्या ये दोनों इवेंट आपस में उल्टे नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, जो हमने पिछले लेक्चर में किए थे? इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या यही नहीं बन रही? एटलीस्ट एक तरफ हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट एक बार 5 आ जाए, वो हमने कैलकुलेट कर लिया 11 डिवाइडेड बाय 36। दूसरी बार हम ये पूछ रहे हैं कि एक भी बार 5 ना आए, तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट हो गए, और ऑपोजिट को जब हम प्लस करते हैं तो आंसर कितना आता है? 1। तो करिए फिर कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम प्लस प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप ईदर टाइम इज इक्वल टू 1। ईदर टाइम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 11 डिवाइडेड बाय 36 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट 5 एक भी बार ना आए इज इक्वल टू 1। इसे इधर ही रहने दीजिए, ये 11 डिवाइडेड बाय 36 दूसरी तरफ जाकर के माइनस का हो जाएगा, और इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 36 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 36। ये कितना आ गया? 36 से 11 माइनस हुए 2, 5 डिवाइडेड बाय 36, 25 डिवाइडेड बाय 36 हमारे पास आंसर आ गया जी। अब इसके आगे 25th क्वेश्चन है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। वो मैं यहाँ पे आज सॉल्व नहीं करूंगा, वो आपको दिया जा रहा है। अगर आपसे वो सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो हमें बता देना, हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको भेज देंगे। ठीक है जी। अगर आपने इतना सुना तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनने के लिए पेशेंस चाहिए, और आपने पेशेंस दिखाया है। थैंक यू सो मच।